Hello everyone, today we are going to talk about atrial fibrillation. So basically what is the meaning of atrial fibrillation? Let's first decode it. So fibrillation matlab there is a twitching of something going on. Twitching of something is known as fibrillation. So atrial fibrillation will mean there will be twitching of the atria. So why will be there a twitching of the atria present here? So twitching of the atria यहाँ पे क्यों हो रहा है? Basically because of multiple foci of impulses present in the atria or coming from the outside. So या तो ectopic foci हो सकते हैं या तो atria में ही multiple foci होंगे जिसके थ्रू जो है firing impulses produce हो रहे हैं जिसकी वजह से atria twitch हो रहा है. Okay, so what is the twitching rate? तो atria जो है वो literally उस पर इम्पल्सेस आएंगे 300 to 600 बीट्स पर मिनट के इस पे मतलब यार वो 300 to 600 टाइम्स इतना बीट करेगा वो बेसिकली एट्रिया. सो देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शंस बट डायरेक्टली ट्विचिंग्स प्रेजेंट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फिब्रिलेशन. ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं एट्रिया का. डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ट्विचिंग ही होगा क्योंकि इतनी फास्ट रिदम आ रही है. ठीक है, तो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा. ओके बेसिकली. और यहाँ पे एसे नोड का कोई इम्पल्स नहीं होगा. एसे नोड काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. इन केसेस में क्या हो रहा है कि एट्रिया में ही एक्टोपिक फोकाई से मतलब ऐसे नहीं कोई एक्टोपिक साइट से एट्रिया के अंदर से ही जो है इम्पल्सेस आ रहे हैं बहुत सारे जो बेसिकली कॉज करे एट्रिया को ट्विच करने में. और इसके थ्रू वो एवी नोड जाएंगे और एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स पे जाएंगे और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन वेंट्रिकल्स जो है ना वो अलग रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगी. वो 100-110 की रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा. बट एट्रिया जो है वो 300 to 600 की रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली. ओके, सो देर विल बी एवी ब्लॉक प्रेजेंट हियर. मतलब एवी नोड जो है वो ब्लॉक लगा देगा जिसकी वजह से सारी की सारी जो बीट्स है या रिदम्स है जो एट्रिया इम्पल्सेस है जो भी एट्रिया से आ रही है वो सबकी सब वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगी. ओनली अ फ्यू ऑफ देम. मतलब इफ़ देर इज़ अ 1:4 ब्लॉक मतलब इफ़ 4 इम्पल्सेस का आर कमिंग तो एक ही जो है एक ही इम्पल्स जो है वो जाएगी टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल. ओके, तो 4 बार अगर एट्रिया ट्विच कर रहा है तो उसमें से बस एक बार जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली. दैट इज़ द सेम. सो एवी ब्लॉक जो है वो एक जैसा नहीं होगा. एवी ब्लॉक जो है वो इरेग्युलर होगा जिसकी वजह से देयर विल बी इरेग्युलर कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो रिदम जो होगी हार्ट की वो इधर इरेग्युलर होगी. ओके, सो बात करते हैं डिटेल में इस बारे में. तो इस केस में क्या होगा कि पहले इटियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि इटियोलॉजी क्या होगी. तो इटियोलॉजी क्या होगी इन केसेस में? तो या तो कार्डियक हो सकती है या तो नॉन कार्डियक हो सकती है. ओके, बेसिकली इटियोलॉजी में एंटर करने से पहले लेट्स डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें होगी जिसकी वजह से देयर विल बी एन एक्टोपिक फोकाई प्रेजेंट हियर. तो एनीथिंग विच इज़ इंक्रीजिंग द एट्रियल प्रेशर मतलब एट्रिया के अंदर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इफ़ देर इज़ एनीथिंग कॉजिंग एट्रिया टू इनलार्ज, इफ़ देर इज़ एनीथिंग कॉजिंग एट्रिया टू इन्फ्लेम्ड, इफ़ देर इज़ एनीथिंग कॉजिंग एट्रिया टू गेट फाइब्रोस्ड, इफ़ देर इज़ एनीथिंग एट ऑल विच इज़ कॉजिंग द एट्रिया डैमेज बेसिकली जिसकी वजह से वो एक फोकाई की तरह एक्ट कर सकता है फॉर इम्पल्सेस. एनीथिंग एट ऑल लाइक दिस कैन कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन. ठीक है, तो कार्डियक कॉजेज में क्या क्या हो सकता है? तो कार्डियक कॉजेज में एक तो आ सकता है हाइपरटेंसिव एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. मतलब हाइपरटेंसिव कॉजेज हो सकते हैं कि इंटेंस प्रेशर हो, इंक्रीज हो गया हो प्रेशर में तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. देयर कैन बी वाल्वुलर हार्ट डिजीजेज लाइक रोमैटिक हार्ट डिजीज. तो रोमैटिक हार्ट डिजीज हो तो भी उसको एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस हो सकते हैं. इफ़ देर इज़ एनी कार्डियोमायोपैथी, इफ़ देर इज़ एनी इश्ेमिक हार्ट डिजीज, इफ़ देर इज़ एनी पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल डिजीज एट ऑल कार्डाइटिस. तो ये सब जो है इनके अलावा और भी कॉजेस हो सकते हैं जो एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज कर सकते हैं. तो ये कार्डियक कॉज हो गए. अब बात है नॉन कार्डियक कॉज पे. तो नॉन कार्डियक कॉज मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं? तो एक लंग हो गया. अगर लंग में निमोनिया है, सीओपीडी है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो इनकी वजह से भी उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. इफ़ देर इज़ एनी एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या कैटेकोलामाइन रिलीज जिसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. इफ़ देर इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ उसको तो उस केस में भी उसको बहुत फास्ट ये होगा हार्ट जो स्टिमुलेट होगा जिसकी वजह से भी उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. ओके, सो दीज आर ऑल दी कॉजेज विच कैन कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन. इसके अलावा अल्कोहल इनटेक एक्सेसिव हो या ड्रग ओवरडोज हो या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही क्यों ना हो उसकी वजह से भी उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो ये सब जो है ये कॉजेज हो गए एट्रियल फिब्रिलेशन के. तो केस कैसा आ सकता है ना? केस ऐसा आ सकता है कि 44 ईयर ओल्ड मैन या ले लो 50 ईयर ओल्ड मैन जो है उसने बिंज ड्रिंकिंग करी, एक्सेसिव ड्रिंकिंग करी जिसके उसके बाद उसको पाल्पिटेशन हो रहा है, उसको सिंकोपल अटैक्स आ रहे हैं, उसको एंजाइना चेस्ट पेन हो रहा है. उसके अलावा में उसका जब हमने पल्स चेक किया तो इरेग्युलर आया. ओके, सो देर आर ओनली 2 कॉजेज
इन मेडिसिन जिसमें इरेगुलर रिदम प्रोड्यूस हो. ओके, तो there are only two causes. One is multifocal atrial tachycardia and one is atrial fibrillation. ओके, तो अगर एल्कोहलिक पर्सन की बात आ रही है ना कि वो बिंज ड्रिंक कर रहा है, वो एल्कोहलिक है और उसमें ये सब हो रहा है, इरेगुलर रिदम आ रहा है, तो आंसर इसमें हमेशा एट्रियल फिब्रिलेशन ही होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन. बट अगर सीओपीडी के पेशेंट की बात करें कि एक सीओपीडी का पेशेंट है जिसको सिनकोप, पाल्पिटेशन, एंजाइना है और इसकी इरेगुलर रिदम आई है चेकिंग पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आंसर मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया होगा. ठीक है, तो ये ऐसे एमसीक्यू बात है, तो उसकी हमने डिस्कशन कर ली कि क्या दो कॉजेज होते हैं इरेगुलर रिदम के. तो इरेगुलर रिदम मतलब कि एक तो पल्सेशन जो है ना वो इरेगुलरली हो रही है और ऊपर से उनका जो इंटरवल है ना वो भी इरेगुलर हो रहा है. मतलब ऐसा भी नहीं कि रेगुलरली इरेगुलर है वो, कि वो जो इरेगुलरिटी एक टाइम के बाद वापस वैसे ही रिपीट हो रही है. ठीक है, जैसे कि जब हमने एवी नोडल ब्लॉक के बारे में पढ़ा था ना, तो जब हमने 2nd डिग्री वाला पढ़ा था, मोबेट्स वाला, तो उसमें हमने देखा था कि आर इंटरवल वॉज वेरिंग. ठीक है, फिर एक ड्रॉप बीट आती थी, फिर से आर इंटरवल वॉज वेरिंग, लेकिन वो एक रेगुलरली इरेगुलर था. मतलब इरेगुलरिटी थी कि आर इंटरवल अलग अलग हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ना कि जब ड्रॉप बीट आती थी उसके बाद फिर से वो सेम जो पैटर्न है वो प्रोड्यूस करता था. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि एटलीस्ट जो इरेगुलरिटी थी वो रेगुलरली हो रही थी. मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इरेगुलरिटी फिर से वही पैटर्न में हो रही थी. ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में इरेगुलरली इरेगुलर होगा. मतलब देयर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी ओनली. ठीक है, आर इंटरवल वेरी तो कर रहा है पर हर बार अलग अलग ही कर रहे हैं. मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि एक बार वेरी किया इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, ऐसा कुछ है ही नहीं. इसमें जो आर पैटर्न है, आर इंटरवल, वो एकदम ही इरेगुलर है. कोई उसका वो ही नहीं है कि वो एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो इट्स कम्प्लीटली इरेगुलर. बेसिकली इसका मतलब ये है. ठीक है, तो ये क्यों होगा बेसिकली, तो हम पढ़ते हैं कि होता क्या है पैथोफिजियोलॉजी. तो क्या होगा कि देखो, जो हमने कॉजेस पढ़े उसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी अ फोकाई जिसके थ्रू इम्पल्सेस जनरेट होंगे, जिसके थ्रू जो एट्रिया है वो अलग से जो है अपना ये करेगा, फिब्रिलेशन होगा, उसका ट्विचिंग होगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऐसे नोट तो इसमें वर्क ही नहीं कर रहा, तो इम्पल्सेस जो है वो तो ये फोकाई से आ रहे हैं. ठीक है, मल्टीपल फोकाइज होंगे जिसके थ्रू ये इम्पल्सेस आ रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि 600 जो इम्पल्सेस है वो प्रोड्यूस हो रहा है पर मिनट. ओके, तो 600 टाइम्स ट्विच करेगा एट्रिया पर मिनट. ठीक है, अब इन इम्पल्सेस के थ्रू वो एवी नोड पे तो जाएगा ही, एवी नोड के बाद वो जाएगा बंडल ऑफ हिस-परकिंसजी, वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो अब एवी नोड क्या करता है, एवी नोड सारे टाइम तो वर्क नहीं कर रहा ना. मतलब तुम समझो, तुम इमेजिन करो कि 300 to 600 टाइम अगर कोई चीज़ इम्पल्सेस सेंड करिए, तो एवी नोड हर टाइम पे तो एक्टिवेटेड नहीं होगा, हर टाइम पे तो वो जनरेट नहीं होगा, उसको टाइम चाहिएगा वापस रीएक्टिवेट होने के लिए बेसिकली. ठीक है, तो क्या होगा कि इन 600 में से इमेजिन कि ड्यूरिंग दिस 600 इम्पल्सेस ओनली फॉर 1 out of 4, मतलब 4 इम्पल्सेस में से सिर्फ वो एक इम्पल्स के टाइम पे ही बीट अपनी एवी नोड जो है एक्टिवेट हो रहा है और वो जनरेट कर रहा है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली. ठीक है, तो 1:4 का ब्लॉक है सपोज. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 600 बीट्स है, 600 को डिवाइड बाय 4 करो तो कितना आएगा, तो 150 जनरेट हुआ. तो यानी क्या होगा कि 150 ही इम्पल्सेस जो है वो वेंट्रिकल्स को सेंड करेगा 600 में से. मतलब क्योंकि वो हर टाइम पे थोड़ी एक्टिवेटेड रहेगा, थ्रू आउट द 1 मिनट वो एक्टिवेटेड थोड़ी रहेगा, बीच में रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी जाएगा जब वो वापस से डीपोलराइज होने के लिए रेडी होगा बेसिकली. तो उस टाइम पे क्या होगा कि एवी ब्लॉक लगेगा, एक एवी ब्लॉक लगेगा, उसकी वजह से आउट ऑफ all the impulses which are generated in the area, only few of them are going to the ventricle basically. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि 600 में से सिर्फ 150 जो है बीट्स जा रही है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स 150 टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा. पर अब इस केस में भी क्या हो रहा है, जो एवी ब्लॉक है वो एक रेगुलर ब्लॉक नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो एवी ब्लॉक उतना ही रहेगा कि 4 में से 4 में से वो एक ही जाना, हो सकता है वो 1:3 भी हो गए, 3 में से वो एक जाने दे, 2:1, 1:2 भी हो गए, 2 में से एक जाने दे. ठीक है, तो ब्लॉक इरेगुलरली होगा, मतलब उसका कोई कॉन्स्टेंटली ब्लॉक नहीं होगा, वो एक वेरिएबल ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से देयर विल बी इरेगुलरिटी इन दी कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से जो बीट्स होंगे वो इरेगुलर होंगे, यानी रेट्स जो होगा वो इरेगुलर होगा बेसिकली. ठीक है, कभी इतना ब्लॉक लगेगा, कभी इतना ब्लॉक लगेगा, कभी इतना ब्लॉक लगेगा, जिसकी वजह से जो रेट्स होगी वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है,
अब इतने 300 to 600 सिर्फ वो एक्टोपिक इम्पल्सेस से जनरेटेड नहीं होगी, एक तो फोकाई से तो इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, वो तो है ही। उसके अलावा क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जो है सर्किट में के जो इम्पल्स वो वापस एट्रिया में घूम के आ जाएंगे, मतलब री एंट्री कर लेंगे एट्रिया में, ठीक है। तो वो पास ही नहीं होंगे यूवी नोड के थ्रू, वो क्या करेंगे, री एंट्री कर लेंगे वापस से, दे विल कम बैक टू दी एट्रिया, तो जिसकी वजह से वापस सर्कुलेट होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर से देयर विल बी इंक्रीज इन द इम्पल्सेस, ठीक है। तो इस केस में हम समझ गए कि क्यों ए अलग एट्रिया करेगा, वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देयर विल बी अ डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी समझ गए कि क्यों इतना टाइम एट्रिया का ये कर रहा है, या तो वो एक्टोपिक फोकाई है एट्रिया के अंदर जिसकी वजह से वो हो रहा है, वो तो है ही। उसके अलावा देयर इज री एंट्री, तो ये दोनों केसेस की वजह से उसमें ये हो रहा है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट आपको बताएगा कि उसको सिनकोपल अटैक्स आ रहे हैं, मतलब बेसिकली वो अगर खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो गिर जा रहा है, डिजीनेस उसको फील हो रही है, फटीग होगा, पाल्पिटेशन होगा, उसको ऐसा लगेगा डुडु कुछ आवाज़ आ रही है उसके अंदर से, ऐसे मतलब उसको सुनाई दे रही हो, ठीक है। उसके अलावा वो बोलेगा चेस्ट पेन है। उसके अलावा उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऐसे कुछ भी फीचर्स वो लेके आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली इन केसेस में जो है ये उसके सिम्टम्स रहेंगे। साइंस मतलब जो हम देखेंगे, तो साइंस में हमें अगर हम पल्स चेक करेंगे उसकी, तो देयर विल बी इरेगुलर पल्स प्रेजेंट, मतलब कभी वो पल्स की रेगुलरिटी नहीं होगी, देयर विल बी फास्ट पल्स, देन देयर विल बी समथिंग एल्स, देयर विल बी समथिंग एल्स, ऐसे ही होगा, ठीक है। देयर विल बी नो रेगुलरिटी, वो अलग अलग टाइम पे ही पॉजेज लेगा। उसके अलावा जब हम जेवीपी देखेंगे इस पर्सन का, तो जेवीपी में ए वेव विल बी एब्सेंट, इसमें ए वेव जो है प्रेजेंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एट्रियल सिस्टोल में ए वेव ऑफ द जेवीपी मीन्स एट्रियल सिस्टोल, इस केस में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, एट्रिया ट्विच कर रहा है, तो बेसिकली ए वेव जो है जेवीपी में वो एब्सेंट रहेगी। और तीसरा हाइपोटेंसिव होगा पेशेंट, उसका जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, वो लो आएगा 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग में, ठीक है। तो 70 to 75 ऐसे ही कुछ उसका रहेगा बीपी, एसबीपी, ठीक है। तो ये हो गया 3 फाइंडिंग्स। तो उसको हाइपोटेंसिव होगा वो पेशेंट, एक तो उसके इरेगुलर बीट्स आएगी, पल्सेस जो आएंगे, और उसके अलावा उसको क्या होगा, तो उसको ए वेव एब्सेंट होगी जीवीपी में, ठीक है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉज, क्या हो क्या रहा है इस केस में। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम ईसीजी करेंगे। तो ईसीजी में ना कुछ फाइंडिंग्स होती है जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ईसीजी में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, तो सबसे पहले तो ध्यान देखो, पी वेव विल बी एब्सेंट। पी वेव इस केस में एब्सेंट क्यों रहेगी, क्योंकि एसए नोड इज़ नॉट वर्किंग। एसए नोड जो है वो जनरेट करता है पी वेव के एक्टिविटी को, तो पी वेव इस केस में क्या होगा कि आएगा ही नहीं, पी वेव एब्सेंट होगा, क्योंकि एसए नोड इस केस में काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पी वेव तो एब्सेंट होगा। आर इंटरवल जो इस केस में होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। तो आर इंटरवल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हर आर इंटरवल कुछ वेरी करेगा और कोई रेगुलरिटी भी नहीं होगी, तो इरेगुलर होगा, ठीक है। तो आर इंटरवल ऑल्सो विल नॉट बी कांस्टेंट। क्यूआरएस जो होगा वो वाइड भी हो, ब्रॉड क्यूआरएस टैकीकार्डिया भी हो सकता है और नैरो क्यूआरएस टैकीकार्डिया भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे वेरिएबल इंस्टेंसेस पे, ओके। सो ये सारे हो गए ईसीजी फाइंडिंग्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लीड नंबर 2 में जब हम आर इंटरवल देखेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा, ओके। तो बिंज ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंकर है और उसके लीड नंबर 2 में आर इंटरवल कांस्टेंट नहीं आया, पी वेव्स भी एब्सेंट है, तो हमें समझ जाना है कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है, ओके। उसके अलावा मैं और कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, तो हम जो है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है क्या। तो मतलब हम कॉज भी फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो व्हाट आर दी कॉजेज दैट कैन बी देयर। तो हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करके देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ विच इज़ कॉजिंग इट। हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विच इज़ प्रेजेंट, वी कैन डू थायराइड फंक्शन टेस्ट, वी कैन ऑल्सो डू चेस्ट X-ray to see if there any lung pathology. We can also do echocardiography, 2D echo to see the size of the left ventricle, to see the size of the right ventricle, basically shape of the heart and everything. If there is any thrombus which is present, तो वो सब देखने के लिए हम कर सकते हैं।
तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा में हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। तो जस्ट इमेजिन अगर कोई चीज़ इतने फास्ट बीट करे वो भी ट्विच बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि इस केस में उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, यानी क्लॉट फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उस केस में। और वो क्लॉट जो है वो कहीं पे भी जा सकता है, डिसलॉज हो सकता है सिस्टम में, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो स्ट्रोक करा सकता है, ठीक है, वो गैंग्रीन करा सकता है, ठीक है, वो कुछ एम्बोला बन के वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस इस केस में हो सकते हैं अगर वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन विच कैन अकर ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके अलावा देयर कैन बी हार्ट फेलियर, देयर कैन बी इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ विच कैन अकर, एंजाइना हो सकता है इन केसेस में, हाँ सिनकोप वगैरह तो है ही। तो ये सब चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेशंस की तरह आ सकती है। पर सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी क्या है कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है बेसिकली। तो क्लॉट जो बनेगा वो बहुत ये कर सकता है, चीज़ें रिपरकशन बहुत बुरी हो सकती है इस केसेस में, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो सबसे कॉमन सस्टेड एरिथमिया है वो है एट्रियल फिब्रिलेशंस। ओके, सो द मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड एरिथमिया इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। वैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी है, लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केसेस में ना मोस्टली डेथ हो जाती है बहुत अर्ली, ठीक है, मतलब बहुत चांसेस है कि मोर्टेलिटी बहुत हाई रहती है। बट एट्रियल फिब्रिलेशन इज समथिंग विच कैन गो फॉर मैनी ईयर्स। ओके, तो सबसे कॉमन सस्टेन्ड एरिथमिया लिखा, अगर सस्टेन्ड मतलब इट इज़ गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। सस्टेन्ड एरिथमिया का सबसे कॉमन कॉज इज एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए ना बेसिकली हम पहले बेसिस जान लेते हैं कि हम ट्रीट किस इसमें करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो ट्रीटमेंट के लिए कौन से बेसिस हैं जो हमें ठीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अंडरलाइन जो कॉजेज़ होंगे उनको तो हमें ठीक करना ही है, ठीक है। कि अगर उसको थायराइड की वजह से हो रहा हो, या उसको इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, या तो उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, कोई कार्डियोमायोपैथी है, या उसको हाइपरटेंशन है, जो भी है उसके लिए हमें बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट तो वो भी करना ही है कि जो जिस कॉज की वजह से वो हो रहा है उसको ठीक करना है, ठीक है। उसके अलावा हमें रेट कंट्रोल करना है। रेट कंट्रोल बेसिकली क्यों, क्योंकि बहुत हाई रेट है एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो रेट को ठीक करना है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का। तो रेट कंट्रोल के लिए हम दवाई देंगे। फिर रिदम कंट्रोल के लिए हमें कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा। तो कार्डियोवर्जन का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो कार्डियोवर्जन का मतलब ये है कि जो भी इम्पल्सेस है, जो भी डिसअरेंज्ड इम्पल्सेस है, जो भी इम्पल्सेस हार्ट जो है डिसअरेंज्ड होके क्रिएट कर रहा है, जो बेसिकली नहीं ज़रूरत है, नॉट नीडेड, उसको अब नॉर्मल इम्पल्सेस को नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा, या तो थ्रू केमिकल या तो थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। तो या तो हम इलेक्ट्रिकली या तो हम केमिकली कार्डियोवर्जन करते हैं, जिसके थ्रू जो है अब नॉर्मल इम्पल्सेस जो है वो नॉर्मल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं। उसके अलावा रिदम रेट कंट्रोल हो गया, प्रीवियसली जो भी उस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसकी वजह से उसको हो रहा है वो ठीक करेंगे हम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या करने वाले हैं इस केस में, तो हम एंटीकोगुलेंट देने वाले हैं। एंटीकोगुलेंट देना क्यों ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस केस में उसको क्लॉट फॉर्म हो, और क्लॉट ना फॉर्म हो उसके लिए हमें इसमें एंटीकोगुलेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए ना एक न्यूमोनिक है रेस, RACE। तो बेसिकली एट्रिया इतना फास्ट स्विच कर, ऐसा लग रहा है रेस के लिए दौड़ रहा है ये बंदा, तो इसलिए रेस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इट। तो RACE, ठीक है। R का मतलब क्या, रेट कंट्रोल। तो रेट कंट्रोल के लिए हम इस केस में क्या करेंगे, तो रेट कंट्रोल के लिए हम या तो इसमें एस्मोलॉल दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर बेसिकली, या तो हम इसमें वेराप्लामिल दे सकते हैं। वेराप्लामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो बेसिकली हार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो एम्लोडिपिन, निकोटिफाडिपिन, ये सब जो है वो तो पेरिफेरली आर्टरीज और उस पर काम करता है रिलैक्स करने के लिए, पर ये जो है वेराप्लामिल वो क्या करता है, वो हार्ट पे काम करता है बेसिकली, तो ये हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो किसका है, हार्ट का, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एस्मोलॉल तो हमें पता है बीटा ब्लॉकर है, वो हार्ट रेट को कम कर देगा, बीटा 1 और इस पर एक्ट करके, ठीक है, रिसेप्टर्स पे एक्ट करके।
उसके बाद हम बात करते हैं ए की। ए स्टैंड्स फॉर एंटीकोगुलेंट्स। तो इन केस में ओरल एंटीकोगुलेंट्स हम देते हैं टू कंट्रोल दी टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। तो इन केस में हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं। तो नॉवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स हम देते हैं। वॉरफेरिन हम नहीं देना चाहते इस केस में, क्योंकि इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है वॉरफेरिन देने की वजह से। तो हम कौन सी दे सकते हैं, तो डाबिगट्रन एक है। तो डाबिगट्रन जो है वो थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। और रिवारोक्साबैन दे सकते हैं। रिवारोक्साबैन इज़ बेसिकली फैक्टर 10 इनहिबिटर। तो हम रिवारोक्साबैन दे सकते हैं और हम डाबिगट्रन दे सकते हैं। ओके, तो हम ये 2 ओरल एंटीकोगुलेंट्स इसमें दे सकते हैं। उसके बाद करते हैं सी इज़ केमिकल कार्डियोवर्जन। तो केमिकल कार्डियोवर्जन बेसिकली मतलब क्या हुआ कि कार्डियोवर्जन की तो हमने बात करी थी कि वो अब नॉर्मल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल मतलब हम थ्रू ड्रग्स हम जो है कार्डियोवर्जन कराते हैं। तो थ्रू ड्रग्स तो मतलब कौन से ड्रग्स देते हैं हम इन केस में, तो एक तो है IV इब्यूटिलाइट, एक तो हम IV इब्यूटिलाइट दे सकते हैं और हम साथ दूसरा उसके अलावा दे सकते हैं एमियोडारोन। तो एमियोडारोन तो हमने सुना है, और दूसरा हम IV इब्यूटिलाइट दे सकते हैं। उसके अलावा लास्ट इज E। तो RAC तो हो गया। अब E की बात करते हैं। तो E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन में क्या करते हैं हम 200 जूल्स का ना बायफेजिक DC शॉक देते हैं उसको। तो ऐसे करके हम शॉक देते हैं उसको और उसके थ्रू कार्डियोवर्जन हो जाता है। उसके थ्रू अब नॉर्मल इम्पल्सेस जो है नॉर्मल रिदम में ट्रांसमिट हो जाएंगे, नॉर्मल रिदम हो जाएगी बेसिकली हार्ट की। ठीक है, तो रेगुलर रिदम प्रोड्यूस होने लग जाएगी। जो अब नॉर्मल इम्पल्सेस है वो सब डिमोलिश हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन में हम क्या करेंगे 200 जूल्स का बायफेजिक शॉक देंगे। ओके, तो ये इतना ही था। One more thing before ending this topic is talking about CHADS VASC score. Okay, तो कभी कभी क्या होता है, to determine if oral anticoagulant should be started on a patient or not of an atrial fibrillation, हम CHADS VASC score को यूज़ करते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी अगर हम करें और पेशेंट रिसेंट एट्रियल फिब्रिलाइजेशन का मतलब मतलब रिसेंटली उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ हो, तो क्या हो सकता है कि बहुत छोटे स्मॉल हो सकता है टू बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो उन केसेस में क्या हो सकता है हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स प्रिस्क्राइब ना करें। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्कोर जिसके थ्रू हमें पता चलेगा फॉर श्योर एंड श्योर कि हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि नहीं। तो CHADS VASC स्कोर जो है उसमें C stands for congestive heart failure, H stands for hypertension, A stands for age greater than 75. So here the age is greater than 75 years, then the score we give is 2 points. Okay, मतलब हम 2 points देते हैं, बाकी समय हम एक point देते हैं, but in this case we'll give 2 points. Okay, D stands for diabetes mellitus, S stands for stroke or any transient ischemic attack बेसिकली दैट हैज़ अकर्ड। तो इन केस में भी हम 2 पॉइंट्स देते हैं, यानी 2 का स्कोर देते हैं। ओके, देन VASC, तो V स्टैंड्स फॉर एनी वास्कुलर फिनोमिनन दैट हैज़ अकर्ड बेसिकली लाइक मायोकार्डियल इन्फाक्शन और इफ देर इज़ एनी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग डन इन प्रीवियस ईयर्स। A again stands for age, but the age is between 60 to 74 years in this case. And then last is SC. SC stands for sex category. So in females are more prone for atrial fibrillation and more prone for clot basically because of the estrogen component. So in case में हम sex category में females को अगर फीमेल है तो हम एक स्कोर और देते हैं। ठीक है, तो इन केस में अगर स्कोर 0 हो तो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी ओरल एंटीकोगुलेंट्स। इफ़ द स्कोर इज़ बिटवीन 1 and 2 then we can give anticoagulants, oral anticoagulants. We have to prescribe oral anticoagulants. And if the score is greater than 3 then for sure there is an absolute indication that we have to prescribe oral anticoagulants in this case. Okay, thank you.